हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम नितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आपका जो टॉपिक है, अभी तक आप लोग जो मतलब जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबके बारे में आप जान लिए। अब जो हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, कोशिका में उपस्थित जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार से मतलब जो वर्क करता है, क्या क्या उसमें जो मतलब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि न्यूक्लियस जो मतलब क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उनके बारे में जो मतलब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस को जो है क्या कहा जाता है, कैरियन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में जिससे मतलब जिसमें आपको बताया गया कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है, यानी कैरियन फॉर्म होता है न्यूक्लियस, और कैरियन के नाम पर इसे कैरियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी जो न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को, यानी जिस साइंस के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। ठीक है, न्यूक्लियस की जो खोज की गई थी, जो डिस्कवर किया गया था, वो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट के द्वारा कहा किया गया था, तो है आर्किड प्लांट में। ठीक है, इन आर्किड, ठीक है, आर्किड्स में जो है न्यूक्लियस की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, इसे कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एक साइंटिस्ट ने हैमरलिंग, ठीक है, हैमरलिंग जो ने क्या किया, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है, इंडेक्स का मतलब किया था वो किसमें, इन एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी में। ठीक है, एक एसिटाबुलेरिया नामक ग्रीन एल्गा होता है, उस एल्गा में जो मतलब क्या किया गया था कि जो मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है किसने किया था, हैमरलिंग नामक साइंटिस्ट। हैमरलिंग ने जो है क्या किया था, एसिटाबुलेरिया एल्गी में मतलब जो है आप कह सकते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट की स्थिति अगर देखी जाए कि मतलब जो है न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ एब्सेंट होता है, यदि प्रेजेंट है तो किस प्रकार है, यदि एब्सेंट किन किन कोशिकाओं में, तो ये चीजें मतलब जो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस यदि प्रेजेंट है तो कई स्थिति में हो सकता है, जैसे आप कह सकते हैं यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, यानी एक कोशिका में एक केंद्रक की स्थिति। ठीक है, तो ये इन प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल और इन प्लांट सेल में पाया जाता है, तो इसे जो मतलब यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है। यूनिन्यूक्लिएट स्थिति जो मतलब प्लांट और एनिमलों में पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आप देखेंगे कि प्लांट क्या होता है। प्लांट सेल में जो मतलब जैसे ये सेल, इस सेल में जो न्यूक्लियस होता है, जैसे जो इसमें रिक्तिकाएं होती हैं वो सेंट्रल होती है, और जो केंद्रक होता है वो पेरीफेरी पर होता है। ठीक है, यानी किनारे पर जो है केंद्रक स्थित होता है। और एनिमल में क्या होता है, एनिमल में जो है वैक्यूल उपस्थित नहीं होते, इसलिए जो है मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल केंद्रीय होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब प्लांट और एनिमल सेल की बात होती है। ठीक, दूसरा यदि हम देखें कि बाइन्यूक्लिएट कंडीशन की बात करें, तो बाइन्यूक्लिएट जो है किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन्स है। ठीक है, जिसके अंदर जो है दो न्यूक्लियस है, एक ही सेल में जो है, एक सेल में आप कह सकते हैं दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसे जो है रिप्रोडक्टिव कहा जाता है, माइक्रो न्यूक्लियस जिसे रिप्रोडक्टिव कहा जाता है, ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये रिप्रोडक्शन में वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव होता है। ठीक है, यानी काइट होता है, और जो है मतलब ये क्या होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है मतलब हमारे, ये आप कह सकते हैं पीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है कि जो पैरामीशियम में न्यूक्लियस होता है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, या पॉलीप्लॉइड होता है, या फिर मतलब जो है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कैसा होता है। तो आप ये कहें कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होता है,
पॉलीपोलाइडी कंडीशन शो करता है, और जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, डिप्लॉयड कंडीशन शो करता है। ठीक है, अब आगे, और ये भी जैसे मतलब जो है ये आप कह सकते हैं कि एक ही केंद्रक में बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, सिंसाइटियम या सिंसाइसियम कह सकते हैं, सिंसाइसियम या सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, वैसे मतलब जो है सिंसाइटियम कंडीशन एनिमल में प्रेजेंट होता है, और जो है सिनोसिटिक कंडीशन हम प्लांट के लिए कहते हैं। अगर किसी एक न्यूक्लियस में, एक सेल में जो है एक से अधिक एक नहीं मतलब दो से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन मतलब ये तो ठीक है, लेकिन सिनोसिटिक कंडीशन कैसे बनता है, ये मेन डिफरेंस जो होता है। सिनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज करेंगी, और उनका जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज नहीं करेगा, यानी एक सेल में जो मतलब मेनी न्यूक्लियस या मेनी सेल जो मतलब कई सेल फ्यूज करेंगे, और इस प्रकार से न्यूक्लियस की संख्या अधिक हो जाएगी, तो इसे जो हम सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, और फिर जो है मतलब यदि आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में डिवीजन हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सेल का जो मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें जो मतलब आप कह सकते हैं कैरियोगाइमी हो रहा है, एक प्रकार से न्यूक्लियस केवल डिवाइड हो रहा है और सेल वॉल जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस जब बन जाएंगे तो ये कंडीशन अधिकतम जो प्लांटों में देखने के लिए मिलता है। इसे सिंसाइटियम जो है स्टेज कहा जाता है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होता है। एग्जाम्पल आप देखें कि एनिमल में जो मतलब कहां पर आप सिनोसिटिक या सिंसाइटियल स्टेज पाया जाता है, तो स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, या मतलब जो है आप कह सकते हैं एनिमल के जितने स्केलेटल मसल्स होते हैं, या जितना जो मतलब कंकालीय पेशी होती है, या जिन्हें रेखित पेशी कहा जाता है, या जिन्हें ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, इनमें जो है सिनोसिटिक कंडीशन होता है। और एक एनिमल है ओपेलाइना, ओपेलाइना के भी बॉडी में जो मतलब ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये एनिमल में होता है। प्लांट की बात करें, प्लांट में है वाउचेरिया, साइफोनस एल्गी जिसे कहा जाता है, वाउचेरिया होती है। वाउचेरिया में जो मतलब एक ही सेल में एक से अधिक जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो है कोकोनट का जो इंडोस्पर्म होता है, ठीक है, जो मतलब नारियल का पानी होता है, उसमें भी एक से अधिक न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, तो ये सिनोसिटिक कंडीशन होता है। यदि न्यूक्लियस एब्सेंट की बात की जाए कि न्यूक्लियस एब्सेंट कहां होता है, ठीक है, तो इन मेच्योर आरबीसी की बात करें, ठीक है, तो मतलब ह्यूमन बॉडी में यदि आरबीसी की बात करें या मैमल में बात करें, सिर्फ कैमल को आप छोड़ दीजिएगा, ऊंट को छोड़िएगा, कि ऊंट और एक लामा, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी मैमेलियन पाए जाते हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, और सेप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, सेप ट्यूब सेल की बात की गई है, यानी फ्लोएम का जो है मतलब एक सेप ट्यूब होता है, उस सेप ट्यूब में जो है मतलब क्या होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट में आपका बैक्टीरिया है, और जो है माइटोप्लाज्मा है, और ब्ल्यूबेरी एल्गी है। इन तीनों में भी मतलब जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट की स्थिति है। ठीक है, अब न्यूक्लियस शेप इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के मेनी टाइप्स दिखाई देते हैं, और डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और इसकी संख्या हाईएस्ट होने पर यानी 6000 से जो है लगभग 8000 10,000 तक नॉर्मली बताई जाती है, उससे अधिक होने पर ल्यूकेमिया होता है। क्या होता है, ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी में आप देखेंगे, डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं टू टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, यानी एक कणिका युक्त और एक कणिका विहीन। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। तो कणिका युक्त में क्या होता है, कणिका युक्त में जो मतलब अलग सेल्स पाए जाते हैं, एसिडोफिल्स या इसे इओसिनोफिल्स कहा जाता है। एसिडोफिल्स क्यों नाम दिया गया,
क्योंकि इनका जो मतलब स्टेनिंग होता है, जो इनको रंगा जाता है, उसके लिए ये जो है अम्लीय डाई देती है, एसिडिक डाई से जो ये कलर होती है, इसीलिए इसे एसिडोफिल्स कहा जाता है। बेसोफिल्स होता है, ये बेसिक डाई से कलर होती है, डाई यानी रंग, बेसिक डाई से कलर होती है, इन्हें बेसोफिल्स कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स ना एसिड से कलर होगा और ना बेस से, इसलिए इसे न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स में जो है हार्श सू शेप न्यूक्लियस पाया जाता है, हार्श सू शेप ऐसे टाइप, ठीक है, हार्श सू शेप या घोड़े के नाल के समान जो है मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे बाइलोब्ड कह सकते हैं। ठीक है, यानी बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। और बेसोफिल्स में तो जनरली रूप से बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया ही जाता है, आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से बाइलोब्ड पाया जाता है। ठीक है, और जो है मतलब न्यूट्रोफिल्स में कैसा पाया जाता है, मल्टी लोब्ड पाया जाता है, मतलब जो है इसमें एक से अधिक लोब्ड होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मल्टी लोब्ड, दो से अधिक होते हैं, 3-4 की संख्या में हो सकते हैं, मतलब जो है ये जो है मल्टी लोब्ड होते हैं। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट हमारा जो है मतलब मेन इम्यून सिस्टम का जो है पार्ट है। तो मोनोसाइट्स में कैसा होता है, किडनी शेप, ठीक है, किडनी शेप में होता है। और जो लिम्फोसाइट होता है इसमें स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में होता है। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि WBC जो होता है वो न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, यानी केंद्रीय बहुरूपता शो करता है। इसमें जो है मतलब एक ही नहीं कई प्रकार के जो है केंद्रक के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं WBC क्या करता है, जो है मतलब एक प्रकार का न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और दूसरा चीज क्या है कि WBC नोन एज PMNL, ठीक है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC को पॉलीमार्फो न्यूक्लियर साइट के नाम से भी जाना जाता है, या शार्ट में आप कह सकते हैं PMNL। ठीक है, तो इसके नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। वैसे आप ये जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है 2 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें आउटर लेयर और इनर लेयर होता है। और आउटर लेयर का ही ग्रोथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER, जिस पर जो है क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट से जो है ग्रोथ होता है। और न्यूक्लियस में कुछ पोर पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। इस पोर के थ्रू जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में हमेशा जो है आवागमन बना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमने कहा मतलब बाहरी लेयर को आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, और इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेस पाया जाता है, जिसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और मेम्ब्रेनों के बीच जो गैप होते हैं उसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये लगभग जो है आप कह सकते हैं 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग में होते हैं ये गैप। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें कुछ मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है, या क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन कहा जाता है। कुछ स्थान पे इसके कुछ पार्टिकल जो डेंस स्थिति में पाए जाते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर जो हमारा है वो जो है मतलब न्यूक्लियस में। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बात करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER कहा जाता है, या अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो ये चीजें मतलब स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मतलब जो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक झिल्ली जैसी संरचना होती है। उस संरचना में मतलब जो है आउटर इनर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन अंदर जो इसके अंदर जो मतलब जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, उस लिक्विड मटेरियल में यदि हम देखें, यानी जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, या जिसे केंद्रक रस कहा जाता है, या केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है।
ठीक है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज फोंटाना ने किया था और क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया। ठीक है, फ्लेमिंग ने जो है मतलब क्रोमैटिन की खोज की और जो न्यूक्लियस की खोज किया गया वो फोंटाना के द्वारा किया। ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो ए मेम्ब्रेनस होता है, यानी जो मतलब न्यूक्लियोलस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, और इससे आप ये कह सकते हैं कि साइट ऑफ आरआरएनए या आरआरएनए मतलब जो है इसमें प्रेजेंट होता है, यानी आरआरएनए यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब आपका हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियो यहाँ पे क्रोमैटिन को न्यूक्लियो प्रोटीन भी हम कह सकते हैं। क्रोमैटिन को क्या कहा जा सकता है? न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जा सकता है। न्यूक्लियो प्रोटीन किससे किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन इसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड, क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी संयुक्त प्रोटीन है जिसमें जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चीजें मिली हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। इसमें डीएनए भी होता है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम, आप इसमें जैसे ये चीज है कि मतलब जो डीएनए होता है, जैसे आप सेल की बात करें, ठीक है, एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का मतलब डायमीटर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है, इन न्यूक्लियस के अंदर जो स्थान है वो क्या है? 10⁻⁶ है। और जो इसके अंदर जो क्रोमैटिन रखे गए हैं उनकी लेंथ की बात की जाए तो वो 2.2 मीटर होते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे ही सोच लीजिए कि मतलब जो है कोई वस्तु अधिक लंबी है, उसे कम स्थान में रखना है, तो उस कम स्थान में रखने के लिए हम क्या करेंगे कि मतलब उसको जो है बहुत अधिक क्वाइल करेंगे या उसे जो मतलब इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे। तो इस प्रकार से मतलब जो है एकत्रित करने का जो कंडीशन होता है उसमें जो मतलब न्यूक्लियोसोम वगैरह मतलब ये सब चीजें बनते हैं। तो इसमें जो है आप देख लीजिए कि न्यूक्लियोसोम की जो बात की जाए, न्यूक्लियोसोम क्या? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है यूनिट ऑफ क्रोमैटिन आर क्रोमोसोम। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम की जो है इकाई होती है, क्या होती है? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम में होता क्या क्या? डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए कैसा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिडिक है, अम्लीय है। इस पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। किस कारण से? PO3 आयन के कारण, या आप कह सकते हैं फास्फेट आयन के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब निगेटिव चार्ज है। और दूसरी चीज हिस्टोन प्रोटीन इससे क्यों जुड़ जाता है? हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें आर्जिनिन और लाइसिन नामक जो है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। इनका अमाउंट जो है यहाँ पे हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट अमाउंट होने के कारण जो है मतलब ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए या डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन ऐड होता है। आप देखेंगे कि यदि मतलब डीएनए की क्वाइलिंग की बात की जाए, ठीक है, कि डीएनए क्वाइल्ड कैसे होता है? हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो है डीएनए किस प्रकार से क्वाइल्ड होता है, या डीएनए क्वाइलिंग अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया डीएनए EHP मतलब हिस्टोन प्रोटीन, यानी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर जो है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, वार्म जो है क्वाइलिंग करता है। यह एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन, ठीक है, क्लॉकवाइज कंडीशन ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में इस प्रकार से जो है क्वाइल्ड करता है। और क्वाइलिंग के लिए जैसे मतलब जो है 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन में H1, H2A, H2B, H3 और H4 होता है। और इसमें से जैसे मतलब जो 4 होते हैं,
4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4, ये जो है मतलब इनके दो दो मॉलिक्यूल मिलकर के ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है, एक अष्टक संरचना बनाते हैं। और उसके बाद उनको जो बांधने का काम, उनको दो मतलब जो है पार्टों को या दो ऑक्टामर को जोड़ने का काम करता है वो H1 हिस्टोन प्रोटीन करता है, जिसमें फिगर में आपका दिया गया है। जैसे हिस्टोन ऑक्टामर में जो है कौन से होते हैं, 8 हिस्टोन होते हैं, लेकिन सबके जो है मतलब दो दो मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3, H4, इनके दो दो मॉलिक्यूल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं H2A के दो मॉलिक्यूल, H2B के दो मॉलिक्यूल और H3 के दो मॉलिक्यूल और H4 के दो मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये ऑक्टामर संरचना बनाते हैं, एक अष्टक संरचना बनाते हैं, जिसमें जो मतलब क्या होता है कि डीएनए मतलब जो है इसी को डीएनए कॉइल करता है, ठीक है, ऑक्टामर को ही जो है डीएनए कॉइल करता है। और जिसमें लिंकर हिस्टोन जो होता है वो H1 हिस्टोन को क्या कहा जाता है, लिंकर हिस्टोन। यदि इस प्रकार से मान ले कि हमारा जो मतलब कुछ ऑक्टामर है ये इतने नजदीक नहीं होंगे, इतने दूर नहीं होंगे, बहुत नजदीक होते हैं, तो जो ऑक्टामर होता है, इस ऑक्टामर में अगर मतलब जो है हम देखेंगे तो इसमें देखिए मतलब एक प्रकार से जैसे एक डीएनए दूसरे डीएनए मतलब इस प्रकार डीएनए के थ्रू जो है क्या है, इस ऑक्टामर की कॉइलिंग की गई, ठीक है, इस ऑक्टामर पर डीएनए जो है लिपटा हुआ, ठीक है, इस प्रकार से लिपटा हुआ है। तो जो डीएनए इस पे जो मतलब इसका कॉइलिंग किया हुआ उस डीएनए को कहा जाता है कोर डीएनए या डीएनए कोर, ठीक है। और जो डीएनए एक ऑक्टामर से दूसरे ऑक्टामर को जोड़ रहा है, ठीक है, या जो है मतलब जब डीएनए से ऑक्टामर जुड़ जाएगा तो इसे न्यूक्लियोसोम कहा जाने लगेगा। तो जो एक दूसरे को डीएनए से जोड़ रहा है, एक दूसरे न्यूक्लियोसोम को, उसे कहा जाता है लिंकर डीएनए, ठीक है। और लिंकर डीएनए का सपोर्ट कौन करता है, H1 हिस्टोन करता है, ठीक है, लिंकर डीएनए का सपोर्ट कौन करता है, H1 हिस्टोन करता है। इस प्रकार से H1 हिस्टोन या जो मतलब जो है जो डीएनए यहाँ पर जो मतलब कॉइल किया हुआ है, ये जो है मतलब इसकी लेंथ जो होती 1.75 टर्न होती, 1.75 टर्न होती, ठीक है। अब हमने बताया कि एक कोर डीएनए बताया या डीएनए कोर बताया, और दूसरा जो है लिंकर डीएनए की बात की। ये डीएनए है जिसमें बेस पेयर उपस्थित होंगे, तो कितने बेस पेयर है, कोर डीएनए या डीएनए कोर में जो है मतलब 145 बेस पेयर होते हैं, 145 बेस पेयर होते हैं। और लिंकर डीएनए में लिंकर डीएनए में जो है 55 या 55 बेस पेयर होते हैं, और दोनों मिलाकर के 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, यानी 200 बेस पेयर हो गया। और ये चीज मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि यही 200 बेस पेयर ये इतना पूरा क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम बना रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये स्थिति, यानी इस प्रकार से जो है डीएनए की कॉइलिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो मतलब हिस्टोन ऑक्टामर आल्फो कार्ड, यानी जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर को जो है V8 भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब जो है इसको V8 के नाम से बुलाया जाता है। कभी कभी मतलब जो है इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज V8, तो इसको क्या कहा जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर, यानी हिस्टोन ऑक्टामर का एक नाम अलग है, आप जिसे V8 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाएंगे मतलब थोड़ा सा जो है कॉइलिंग की स्थिति में आप देख लीजिए कि दिखाएगा फ्री डीएनए है, ठीक है, जिसकी जो मतलब जिसका आप कॉइलिंग कह सकते हैं, कॉइलिंग की जो मतलब एक प्रकार से डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है या 20 एंगस्ट्रॉम आप कहते हैं, ठीक है। जो आप मतलब किसके द्वारा पढ़े हुए हैं, डबल स्टैंडर्ड मॉडल डीएनए, ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए में जो बताया गया उसमें 20 एंगस्ट्रॉम या जो है 2 नैनोमीटर की बात की गई। लेकिन वाटसन क्रिक मॉडल जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन लेस था, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे बताया गया यानी ये फ्री डीएनए है, ठीक है, जिसका लेंथ पूरा मतलब एक सेल में 2.2 मीटर होता है। तो ये जो मतलब ह्यूमन सेल की बात की गई, ठीक है, जब ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाता है, जैसे आप कहते हैं डीएनए है, क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम, तो क्यों क्रोमोसोम नाम कहा गया, क्यों क्रोमैटिन कहा गया,
क्यों डीएनए कहा जा रहा है? तो उसका जो मतलब आज मतलब जो है पॉइंट आप देख लीजिए कि क्यों इसका नाम जो है अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, जब डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता तो वो डीएनए कहलाता है, और जब हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ जुड़ जाता है तो इसे जो है क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोन जब उसके साथ जुड़ जाता है यानी आक्टामर के साथ जुड़ करके न्यूक्लियोसोम जो बनाए हुए हैं, वो न्यूक्लियोसोम जब बना लेता है तो न्यूक्लियोसोम बनाने के बाद जो मतलब इसे क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन कहा जाता है, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो 11 नैनोमीटर हो जाती है। ठीक है, और ये स्टेज, ये चीज हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है? G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में, प्रोफेज और टीलोफेज में। ठीक है, 3 कंडीशन मतलब 4-5 स्थानों पे हमें जो मतलब ये क्रोमैटिन स्टेज में जो है हमें क्रोमोसोम दिखाई देता है। ठीक है, और यदि क्रोमोसोम क्रोमैटिन में से क्रोमैटिन का क्या हो जाए? कंडेंसेशन हो जाए, उसका जो है संघनन हो जाए, या आप कह सकते हैं कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, वो डीएनए और डेंस हो जाए और जो है संघनित हो जाए, तो उसको जो है हम कहते हैं क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम किसे कहा जाएगा? क्रोमैटिन ही होता है, सिर्फ क्रोमैटिन का अत्यधिक संघनित भाग। ठीक है, अत्यधिक जो संघनित भाग होता है वो क्रोमोसोम कहलाता है, और ये मेटाफेज और एनाफेज में इसका स्ट्रक्चर हमको जो है देखने के लिए मिलता है। या क्रोमोसोम की स्टेज जो होता है, क्रोमोसोम अवस्था जो होती है, वो मेटाफेज और एनाफेज में मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो पाया जाता है वो ओफियोग्लासम में पाया जाता है, 1262 क्रोमोसोम। ठीक है, 1262 क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम ओफियोग्लासम में पाया जाता है। ये एक टेरिडोफिटिक प्लांट है। ठीक है, ये एक टेरिडोफिटिक प्लांट है जिसे एडर्स टंग फर्न भी कहा जाता है। ठीक है, एडर्स टंग फर्न, एडर्स टंग फर्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओफियोग्लासम में 1262 पाया जाता है। और सबसे कम क्रोमोसोम, ठीक है, हैप्लोपाइपस ग्रैसिलिस में या हैप्लोपाइपस में पाया जाता है। हैप्लोपाइपस में जो मतलब 4 क्रोमोसोम पाया जाता है। ये इनका जो है 2n कंडीशन है। ठीक है, 2n कंडीशन द्विगुणित अवस्था या डिप्लॉयड स्टेज है। इसे जो है स्नैक फर्न कहा जाता है। स्नैक फर्न भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो मतलब सबसे अधिक और सबसे कम क्रोमोसोम की नंबर संख्या है। यदि हम ये कहें मतलब क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन की जब जो मतलब स्टेनिंग की जाती है तो उसमें जो मतलब आप ये कह सकते हैं 2 कंडीशन दिखाई देता है या 2 स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, जब क्रोमैटिन को जो है एक स्टेन से कलर्ड किया जाता है, उससे रंगा जाता है, तो उसमें 2 स्टेट दिखाई देता है, जिसमें हमको जो मतलब कुछ जो है लाइट मतलब जो है स्टेन दिखाई देते हैं। यानी जैसे क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में कहीं पर जो मतलब डार्क अवस्था यानी जो गाढ़ी अवस्था दिखाई देगी, और कुछ स्थानों पर जो है लाइट स्टेज मतलब अवस्था दिखाई देगी। तो उस कंडीशन के आधार पर हम क्रोमोसोम को 2 प्रकार से कह सकते हैं, एक यूक्रोमैटिक, एक हेट्रोक्रोमैटिक। ठीक है, तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में देख लीजिए, यूक्रोमैटिन जो है क्या होता है? ये लूजली पैक्ड होता है। यानी जो मतलब जैसे जो ये डीएनए की स्थिति है, ये जो है लूजली पैक्ड होते हैं, और हेट्रोक्रोमैटिन जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, ये लूजली होते हैं। दूसरा, इन पे जो स्टेन जो कलर्ड होगा वो लाइट दिखेगा। सीधी बात है कि अगर कोई चीज दूर दूर लूज होगा तो उस पे जो उतना अधिकतम जो है मतलब स्टेन नहीं होगा, और जिसपे जो मतलब जो डार्क होगा या नजदीक होगा, डेंस होगा, उस पे अधिकतम स्टेन पता चलेगा। तो ये जो है लाइट स्टेन या हल्के रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस आप जो है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो है ये एक्टिव होते हैं। और दूसरा चीज, इनमें रिप्लिकेशन जो होगा, भाई अगर ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव होंगे तो रिप्लिकेशन जो होगा वो रिप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा।
ठीक है, आसानी से इनमें रेप्लिकेशन हो जाएगा, यानी इनका जो मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो है अर्ली यस फेज में होते हैं, अर्ली यस फेज में होते हैं। दूसरा चीज हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमैटिन तो पहले टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत अधिक डेंस होते हैं, ठीक है, नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि ये डार्क स्टेन उठाएंगे, भाई जब नजदीक होंगे तो स्टेन सभी उठाए रहेंगे, तो उनके स्टेन कैसे दिखाई देंगे हमको? डार्क स्थिति में दिखाएंगे, बहुत गाढ़े स्थिति में होंगे, डार्क स्टेनिंग होंगे, ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि ये बहुत डेंस है, उतने जल्दी लोग खुलेंगे नहीं, तो इस कारण से जो है ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे। नो रेप्लिकेशन, यहां रेप्लिकेशन नहीं होता, ये जो है लेट यस फेज में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसा कि कुछ किताबों में ये भी कहा गया है कि जहां पर यूक्रोमैटिन होते हैं वहां पर अधिक यूक्रोमैटिन के स्थान पर अधिकतम डीएनए या अधिकतम जीन प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रोक्रोमैटिन जहां होते हैं वहां पर जो है न्यूनतम जीन या कम जीन की स्थिति उपस्थित होती है। तो ये हमारा जो मतलब इतना टॉपिक था आज के क्लास का, आज के क्लास का बस इतना ही टॉपिक। अगला क्लास जो हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।